आज की इस गहन चर्चा में हम किसी साधारण ऐतिहासिक दस्तावेज की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज का हमारा विषय मलिक मोहम्मद जायसी की रची हुई रत्नसेन और पद्मावती की गाथा के कुछ बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प अंश हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी गाथा है जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक प्रेम कहानी मान लेते हैं, लेकिन असल में अगर हम इन अंशों की गहराई में जाएं तो ये मानव मनोविज्ञान, सत्ता के लालच और कूटनीति की बहुत ही सूक्ष्म पड़ताल है। हाँ, और हमारा मिशन भी आज यही है। इन अंशों में जो जादू है, अगाध प्रेम है और जो इंसानी अहंकार और विश्वासघात के धागे उलझे हुए हैं, उन्हें सुलझाना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो राजा गंधर्वसेन, राजा रत्नसेन, रानी नागमती, पद्मावती और अलाउद्दीन के वृत्तांतों का एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत जिस घटना से होती है वो सच में किसी का भी दिमाग चकरा दे। सच में। अब सोचिए कि इतने बड़े युद्ध, इतने विनाश और एक पूरे महाकाव्य की नींव महज एक तोते की वजह से पड़ी। बिल्कुल। और वो तोता केवल एक पक्षी नहीं है यहाँ, वो एक तरह से सूचना और संवाद का प्रतीक है। वो उस जिसे हम आज नैरेटिव या विमर्श कहते हैं उसका प्रतीक है, जो रातों रात बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिला सकता है। चलिए फिर कहानी के एकदम शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। सिंहल द्वीप नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। वहां की राजा है गंधर्वसेन। उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है पद्मावती, और पद्मावती के पास एक जादुई तोता है हीरामन। जी, और यही वो हीरामन है जिससे वो दिन रात बातें करती है। हाँ, तो जब पद्मावती विवाह योग्य हो जाती है और कोई वर नहीं मिलता, तो हीरामन तोता कहता है कि वो खुद जाकर अपनी राजकुमारी के लिए वर ढूंढेगा। अब जब राजा गंधर्वसेन को एक पक्षी के इस दुस्साहस का पता चलता है तो वो भड़क जाते हैं। वो सीधे तोते को मारने का आदेश दे देते हैं। अगर हम इसे उस समय के राजशाही ढांचे में रखकर देखें तो ये बात समझ आती है। एक संप्रभु राजा के लिए ये बात पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि कोई और वो भी एक साधारण पक्षी उसकी उत्तराधिकारिणी के भविष्य का फैसला करे। ये उस समय की पितृसत्तात्मक सोच भी दिखाती है। एकदम सही। राजा का अहंकार इतना बड़ा है कि नियंत्रण खोने का जरा सा भी एहसास उन्हें हिंसक बना देता है। और इसी डर से हीरामन तोता अपनी जान बचाकर जंगल भाग जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जो पक्षी राजा के क्रोध से बच गया वो जंगल में थोड़े से चारे के लालच में एक बहेलिये के जाल में फंस जाता है। और वही बहेलिया उसे सिंगल के बाजार में बेच देता है। हाँ, जहां से एक ब्राह्मण उसे खरीद कर चित्तौड़ ले आता है। चित्तौड़ के नए राजा हैं रत्नसेन। जब वो उस तोते की खूबियां देखते हैं तो वो पूरे 1 लाख रुपए देकर उसे खरीद लेते हैं। उस जमाने में 1 लाख रुपए मतलब एक पूरी रियासत की कीमत। और यहीं से कहानी मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। बिल्कुल। चित्तौड़ में रानी नागमती है, राजा की पहली पत्नी। एक दिन जब राजा शिकार पर गए होते हैं तो नागमती अपने रूप के अहंकार में तोते से पूछ बैठती है कि क्या इस पूरे संसार में मुझसे अधिक सुंदर कोई और स्त्री है। और तोते का इस बात पर जोर से हंस पड़ना ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, तोता हंसता है और सिंगल द्वीप की स्त्रियों और खासकर पद्मावती के रूप का ऐसा वर्णन करता है कि नागमती को लगता है कि अगर वो दिन का उजाला है तो वो स्त्रियां चमकता हुआ सूरज है। नागमती का ये जो सवाल था ना, ये मानव मन की एक गहरी असुरक्षा को दिखाता है। उसके पास सत्ता है, अथाह धन है, चित्तौड़ की वो सबसे शक्तिशाली रानी है, लेकिन उसका पूरा आत्मविश्वास केवल उसके बाहरी रूप पर टिका है। और तोते की हंसी सीधा उसी खोखले अहंकार पर वार करती है। एकदम। उसे ये खौफ सताने लगता है कि अगर इस जादुई तोते ने राजा के सामने भी पद्मावती का बखान कर दिया तो राजा उसे छोड़कर चला जाएगा। इसी असुरक्षा में वो अपनी धाय को तोते को मारने का आदेश दे देती है। लेकिन धाय समझदार थी, उसने तोते को मारा नहीं, बस महल में कहीं छिपा दिया। और धाय की यही दूरदर्शिता पूरी कहानी की दिशा बदल देती है, क्योंकि जब राजा वापस आते और तोते को नहीं पाते तो वो आग बबूला हो जाते हैं। धाय डर कर तोते को पेश कर देती है। और फिर जो होता है वो शब्दों की अकल्पनीय शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, हीरामन पद्मावती के रूप का ऐसा सम्मोहक वर्णन करता है कि राजा रत्नसेन सिर्फ उन शब्दों को सुनकर ही अपनी सुध बुद्ध खो बैठते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। होश आता है तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना साम्राज्य, नागमती, सब कुछ छोड़कर 16,000 कुंवरों के साथ जोगी बन जाते हैं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि राजा ने पद्मावती को अपनी आंखों से देखा तक नहीं है। एक स्थापित शासक केवल एक श्रवण मात्र के अनुभव पर अपनी सत्ता त्याग देता है। ये कोई महज शारीरिक आकर्षण नहीं है। तो फिर इसे क्या कहेंगे?
मनोविज्ञान की भाषा में इसे आइडियलाइजेशन कहते हैं, यानी पूर्णता के एक आइडिया के प्रति चरम समर्पण। राजा सत्य की खोज में नहीं, बल्कि उस परफेक्शन की खोज में निकला है जो तोते ने उसके दिमाग में बैठा दिया है। और ये खोज उन्हें एक बहुत ही दुर्गम यात्रा पर ले जाती है। स्रोत सामग्री बताती है कि सिंघल द्वीप पहुंचने के लिए उन्हें 7 भयंकर समुद्र पार करने पड़े। क्षार, क्षीर, दधी, उदधी, सुरा, किलकिला और 7वां मानस सरोवर। इन 7 समुद्रों को सिर्फ एक भूगोल की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल ये एक जोगी के रास्ते में आने वाली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परीक्षाओं के प्रतीक हैं। जैसे खारापन या नशा। हाँ, खारा पानी, सुरा यानी नशा, और किलकिला यानी कोलाहल, ये सब इंसान की आंतरिक उथल-पुथल और सांसारिक भटकाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानस सरोवर तक पहुंचने का मतलब है अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेना। जब तक कोई इन मानसिक अवस्थाओं से नहीं गुजरता, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और इतनी लंबी यात्रा के बाद जब जोगी दल पहुंचता है, तो हीरामन तोता पद्मावती को संदेश देता है कि राजा वसंत पंचमी के दिन महादेव के मंडप में मिलेंगे। और वहां शिव मंडप में जब पद्मावती पूरे श्रृंगार के साथ आती हैं, तो राजा फिर से मूर्छित हो जाते हैं। इतनी कठिन तपस्या और 7 समुद्र पार करने के बाद भी उनका शरीर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाया। क्योंकि जब इंसान का सामना उस चरम दिव्यता से होता है जिसकी उसने सिर्फ कल्पना की थी, तो भौतिक शरीर अक्सर वो भार नहीं सह पाता। यहां राजा का अहंकार पूरी तरह विलीन हो चुका है। लेकिन पद्मावती की प्रतिक्रिया यहाँ बहुत अलग है। वो राजा को होश में लाने के लिए चंदन छिड़कती है। जब वो नहीं उठते, तो उसी चंदन से उनके हृदय पर एक कड़ा संदेश लिख देती है। जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग अभी तक नहीं सीखा, क्योंकि जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। ये संदेश इस पूरी गाथा का सबसे गहरा आध्यात्मिक दर्शन है। पद्मावती यहाँ सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, वो एक गुरु की भूमिका में है। वो बता रही हैं कि तपस्या करना एक बात है, लेकिन जब परम ज्ञान साक्षात सामने हो तो उसे ग्रहण करने के लिए जागृत रहना उससे भी बड़ी चुनौती है। राजा जब होश में आते हैं और ये संदेश पढ़ते हैं, तो उन्हें इतनी आत्मग्लानि होती है कि वो खुद को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी इस विरहाग्नि को देखकर देवता डर जाते हैं कि कहीं पूरा लोक ही न जल जाए। और तब शिव और पार्वती को हस्तक्षेप करना पड़ता है। पार्वती एक अप्सरा का रूप धारण करके राजा की परीक्षा लेती हैं। वो कहती हैं कि इंद्र ने उन्हें भेजा है, पद्मावती को भूल जाओ। लेकिन राजा अडिग रहते हैं। उनके लिए पद्मावती ही सत्य है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि किसी भी महान लक्ष्य से ठीक पहले ब्रह्मांड आपकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। राजा का लालच, वासना, भटकाव सब परखा गया। और जब राजा सफल हुए तो शिव ने उन्हें सिद्धि गुटिका दी, एक जादुई गोली जो असंभव को संभव बना दे, और अभेद्य किले का गुप्त रास्ता भी बताया। इसका सीधा अर्थ है कि जब समर्पण सच्चा हो तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ता खोल देता है। लेकिन रास्ता मिलने का मतलब ये तो नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया। सिंगलगढ़ में प्रवेश करते ही राजा गंधर्वसेन के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और सूली पर चढ़ाने का आदेश हो जाता है। मृत्यु सामने थी, फिर भी रत्नसेन शांत रहे। राजा तोते के खोने पर इतना क्रोधित हुआ था, वो अब मौत के सामने भी स्थित प्रज्ञ है। ये आक्रामक शासक से सच्चे जोगी बनने की प्रक्रिया है। उनकी ये शांति काम आती है क्योंकि शिव, पार्वती और हनुमान जी खुद बचाव में आ जाते हैं। हनुमान जी अपनी विशाल पूंछ से हाथियों को आसमान में फेंक देते हैं। अंत में गंधर्वसेन को झुकना पड़ता है और रत्नसेन पद्मावती का विवाह हो जाता है। लेकिन चित्तौड़ में नागमती का क्या हाल था? बहुत बुरा। 1 साल बीत चुका था। उसके वियोग का असर ऐसा था कि चित्तौड़ के पशु पक्षी तक उदास थे। वो एक पक्षी के जरिए अपना आंसुओं से सना संदेश सिंघल द्वीप भेजती है। और वो संदेश सुनकर राजा के भीतर का सोया हुआ शासक फिर से जाग उठता है। बिल्कुल, और वो लौटने का फैसला करते हैं। यहीं से कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है, जो मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। गंधर्वसेन विदाई में अथाह धन संपत्ति देते हैं, और वो जोगी वाली अवस्था तुरंत भंग हो जाती है। इंसान कितनी जल्दी अपनी सिद्धियों को पचाने में विफल रहता है। इतनी विपुल संपत्ति देखकर रत्नसेन के मन में भयानक गर्व आ जाता है। वो सोचते हैं, अब मेरे समान शक्तिशाली और धनवान कौन है? और बस उनके पतन की उल्टी गिनती शुरू। जब वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो समुद्र एक भिखारी का रूप लेकर दान मांगने आता है। राजा उसे दुत्कार देते हैं। जो व्यक्ति प्रेम के लिए सब कुछ त्याग कर जोगी बन गया था,
वो धन मिलते ही वापस क्रूर और अहंकारी राजा बन गया। प्रकृति इसका बहुत कठोर उत्तर देती है। भयानक तूफान आता है। एक राक्षस मांझी उनके जहाज को भंवर में फंसा देता है। वो तो एक जादुई समुद्री राजपक्षी आकर उस राक्षस को उठा ले जाता है, वरना कोई नहीं बचता। लेकिन पद्मावती और रत्नसेन बिछड़ जाते हैं। पद्मावती समुद्र की कन्या लक्ष्मी के पास पहुंचती है और लक्ष्मी ही पद्मावती का रूप धरकर राजा की अंतिम परीक्षा लेती है। इस बार राजा सचेत थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये माया है। इससे प्रसन्न होकर समुद्र उन्हें 5 अनमोल रत्न देता है: अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दूल और पारस पत्थर। ये पांचों चीजें अमरता, विवेक, सुरक्षा, बल और असीमित धन का प्रतीक हैं। प्रकृति ये बता रही है कि अहंकार टूटने और पश्चाताप के बाद ही इंसान असली समृद्धि का अधिकारी है। और इन्हीं रत्नों के साथ राजा चित्तौड़ लौट आते हैं। दोनों रानियों के साथ सुख से रहने लगते हैं। उनके 2 बेटे भी होते हैं। सब कुछ शांत लगता है। पर चित्तौड़ के दरबार में एक पंडित था, राघव चेतन, जिसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी। हाँ, वो अपनी तांत्रिक विद्या से दृष्टिभ्रम पैदा कर सकता था। एक दिन उसने अपने अहंकार में दूज का चांद आज ही निकाल कर दिखा दिया, जबकि पंचांग के हिसाब से चांद कल निकलना था। जब अगले दिन असली चांद निकला तो राजा को उसका पाखंड समझ आ गया और राजा ने, जो खुद अहंकार का फल चख चुके थे, राघव को देश निकाला दे दिया। यहीं पद्मावती से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चूक हो जाती है। वो सोचती है कि इतने गुणी पंडित का नाराज होकर जाना खतरनाक हो सकता है, तो वो झरोखे से अपना एक अमूल्य कंगन उसे इनाम में फेंक कर देती है। और कूटनीति में इसे अपीजमेंट पॉलिसी या तुष्टिकरण कहते हैं। किसी खतरनाक इंसान को शांत करने के लिए कीमती चीज देना। मतलब एक मगरमच्छ को इस उम्मीद में खाना खिलाना कि वो आपको सबसे अंत में खाएगा। बहुत सटीक बात कही। और कंगन उठाते वक्त राघव की नजर पद्मावती पर पड़ती है और वो बेसुध हो जाता है। जब होश आता है तो अपमान और वासना मिलकर एक भयानक प्रतिशोध का रूप ले लेते हैं। वो सीधा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार पहुंचता है। और ये गाथा व्यक्तिगत ईर्ष्या से निकलकर एक भू राजनीतिक युद्ध में बदल जाती है। राघव अलाउद्दीन को वो कंगन दिखाता है और पद्मावती के रूप का ऐसा बखान करता है कि सुल्तान की नीयत डोल जाती है। यहाँ शब्दों की ताकत फिर से दिखती है। जैसे तोते के शब्दों ने रत्नसेन को जोगी बनाया था, वैसे ही राघव के शब्दों ने अलाउद्दीन के मन में साम्राज्य भस्म करने की आग लगा दी। अलाउद्दीन तुरंत खत भेजता है कि पद्मावती को दिल्ली सौंप दो, बदले में जितना बड़ा साम्राज्य चाहो ले लो। ये राजपूती सम्मान को सीधी चुनौती थी। राजा रत्नसेन क्रोध से दूत को भगा देते हैं और फिर दिल्ली की सेना चित्तौड़ को घेर लेती है। पूरे 8 साल तक। 8 साल का घेराव कोई छोटी बात नहीं है। अंदर राशन पानी कम होने लगा था। अलाउद्दीन समझ गया कि बल से किला नहीं जीत सकते, तो उसने एक कपटी चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वो थक चुका है, उसे अब पद्मावती नहीं चाहिए, उसे बस वो 5 जादुई चीजें चाहिए जो समुद्र से मिली थी। वो जानता था कि चित्तौड़ की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा उन्हीं रत्नों पर टिकी हैं। अमृत से सेना स्वस्थ है, पारस से धन है। वो बिना लड़े चित्तौड़ को कमजोर करना चाहता था। एक सम्मानजनक निकास ढूंढ रहा था। और राजा रत्नसेन अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो अलाउद्दीन पर भरोसा कर लेते हैं। दरबार में गोरा और बादल नाम के 2 वीर सरदार थे। उन्होंने बहुत समझाया कि ये कपट है, लेकिन राजा ने उनकी अनदेखी कर दी। गोरा और बादल इतने आहत हुए कि उन्होंने राजकाज छोड़ दिया। राजा ने अलाउद्दीन को दावत पर बुलाया और वहीं शतरंज खेलते वक्त वो दर्पण वाला मशहूर प्रसंग हुआ। अलाउद्दीन ने शीशे में पद्मावती की झलक देखी और वो बेहोश हो गया। लेकिन अलाउद्दीन मूर्छित होकर जोगी नहीं बनता, वो छल का सहारा लेता है। दावत के बाद राजा रत्नसेन जब शिष्टाचार में अलाउद्दीन को अंतिम फाटक तक छोड़ने जाते हैं, तो राघव के इशारे पर सैनिक राजा को बंदी बना लेते हैं। उन्हें जंजीरों में जकड़कर दिल्ली की कालकोठरी में डाल दिया जाता है। चित्तौड़ में हाहाकार मच जाता है। जब नेतृत्व झूठे आदर्शवाद में फंसकर नासमझ फैसले लेता है, तो खामियाजा पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता है। कमजोर साम्राज्य देखकर गिद्ध मंडराने लगते हैं। बिल्कुल। पड़ोसी राजा देवपाल अपनी दूती कुमुदिनी को पद्मावती को फुसलाने भेजता है और अलाउद्दीन भी एक जोगिन भेजता है। लेकिन पद्मावती अब भोली राजकुमारी नहीं थी। वो दोनों चालों को विफल कर देती है। विपत्ति असली समझ पर रखती है। पद्मावती को पता था कि अब केवल गोरा और बादल ही चित्तौड़ को बचा सकते हैं। वो अपना सारा रुतबा छोड़कर खुद उन रूठे हुए वीरों के घर जाती है। गोरा और बादल का प्रसंग रणनीतिक चतुराई का बेजोड़ उदाहरण है। उन्होंने बाहुबल का जवाब एक बहुत बड़ी कूटनीति से दिया।
एक अचूक ट्रोजन हॉर्स रणनीति। हाँ, उन्होंने अफवाह फैलाई कि पद्मावती हार मानकर 1600 दासियों के साथ दिल्ली आ रही है। अलाउद्दीन के खेमे में जश्न होने लगा, लेकिन उन भारी पर्दों वाली 1600 पालकियों में दासियां नहीं, खूंखार राजपूत सरदार थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, पद्मावती की पालकी में एक लोहार बैठा था, ताकि वो तुरंत राजा के बेड़ियां काट सके। ये सामरिक बुद्धि का शिखर है। जहां शब्दों और अहंकार ने विनाश बुलाया, वहीं गोरा बादल की शांत बुद्धिमत्ता ने उस विनाश को पलट दिया। ये कहानी साबित करती है कि युद्ध हथियारों से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। अगर हम इन सभी धावों को एक साथ देखें तो सूचना की ताकत साफ दिखती है। एक तोता या एक पंडित, दोनों की सूचना दुधारी तलवार थी। और ये भी देखा कि तपस्या से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलते ही इंसान अहंकार में कैसे फंसता है। वफादार सलाहकारों को नजरअंदाज करना कैसे रातों रात साम्राज्य को दांव पे लगा देता है। मानव स्वभाव की यही द्वैत्यता इस गाथा का केंद्र है। सिद्धि पा लेना एक बात है, पर उस शक्ति का संतुलन बनाए रखना एक निरंतर युद्ध है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा सवाल मन में आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। राजा रत्नसेन ने 7 समुद्र पार किए, जादुई परीक्षाओं में सफल हुए, आध्यात्मिक सिद्धि पाई, लेकिन क्या आध्यात्मिक सिद्धि और सांसारिक या व्यवहारिक समझदारी एक ही बात है? ये बहुत गहरा सवाल है। जिस व्यक्ति ने इतने बड़े रहस्यमयी समुद्रों को पार कर लिया, वो अपने ही दरबार के गौरा और बादल की सीधी सलाह को क्यों नहीं समझ पाया? वो अलाउद्दीन जैसे क्रूर शासक की कपटी बातों में कैसे आ गया? तो क्या ये इंसान की एक ऐसी अटल सच्चाई है कि वो चाहे कितने भी बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य को पाले, वो अपनी बुनियादी कमजोरियों जैसे झूठी तारीफों पर भरोसा करना से कभी मुक्त नहीं हो पाता? शायद बाहर के संसार को जीतने से ज्यादा मुश्किल अपने भीतर बैठे भ्रमों को जीतना है। एकदम सही। और ये गाथा आज भी ऐसे कई रहस्य समेटे हुए हैं।